तो आज की चर्चा में आपका स्वागत है। सबसे पहले मिलते हैं इस समाज के कुछ लोगों से। हमारी लिस्ट में पहला शब्द है कैलीग्राफर। यानी वो इंसान जिसकी हैंड राइटिंग, जिसकी लिखावट कमाल की हो। एक कलाकार जो अक्षरों को खूबसूरती देता है। और इसी कला को कैलीग्राफी कहते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि लिस्ट में इसका एक जुड़वा भाई भी है। अच्छा। हाँ, जो बिल्कुल इसके उलट है, कैकोग्राफर। कैकोग्राफर, ये कौन होता है? ये वो इंसान है जिसकी या तो लिखावट बहुत खराब हो या जो स्पेलिंग की भयंकर गलतियां करता हो। ये तो कमाल है। भाषा ने सिर्फ हुनर को ही नहीं बल्कि हुनर की कमी को भी एक नाम दिया है। ऐसा क्यों? शायद इसलिए क्योंकि समाज सिर्फ कला को ही नहीं बल्कि उसकी गलतियों को भी पहचानना और नाम देना जरूरी समझता है। अच्छा। एक कैकोग्राफर का होना ही कैलीग्राफर के हुनर की कीमत को और बढ़ा देता है ना? हाँ बिल्कुल। यह हमें बताता है कि अच्छाई और बुराई की तरह हुनर और उसकी कमी भी साथ साथ चलते हैं। सही। और हुनर की बात चलिए तो कुछ और माहिर लोग भी हैं हमारी लिस्ट में। जैसे कार्डियोलॉजिस्ट यानी दिल का डॉक्टर। ये वो किरदार हैं जो इस समाज की सेहत का ध्यान रखते हैं। बिल्कुल। और कुछ ऐसे भी किरदार हैं जिनका काम अब शायद उतना आम नहीं रहा, जो हमें समाज के अतीत में झांकने का मौका देते हैं। आप कंपोजिटर की बात कर रही हैं? हाँ, कंपोजिटर। ये वो व्यक्ति होता था जो प्रिंटिंग प्रेस में किताबों या अखबारों के लिए अक्षरों को जमाता था। आज तो ये काम कंप्यूटर करता है। वही तो। लेकिन ये शब्द हमें उस दौर की याद दिलाता है जब हर अक्षर को हाथ से लगाना पड़ता था। मतलब ये शब्द एक तरह का टाइम कैप्सूल है ना? बिल्कुल। इसी तरह एक और किरदार है कॉम्पेयर यानी मंच संचालक, जो लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है। हाँ। और एक किरदार ऐसा भी है जो सबकी जिंदगी में मिठास घोलता है। कन्फेक्शनर, हलवाई या मिठाई बनाने वाला। मुझे तो लगता है ये सिर्फ मिठाई नहीं, खुशियां बेचता है। ये बहुत अच्छी बात कही आपने। और देखिए, इसी खुशी के ठीक उलट हमारी लिस्ट में कुछ ऐसे किरदार भी हैं जो समाज में डर पैदा करते हैं। जैसे कि बर्गलर, सींधमार चोर। हाँ, जो किसी की निजी जगह में घुसकर असुरक्षा पैदा करता है। और दूसरी तरफ है कैपिटलिस्ट, पूंजीपति। हाँ, ये शब्द थोड़ा जटिल है। कुछ के लिए तरक्की का प्रतीक है तो कुछ के लिए शोषण का। यही तो समाज की जटिलता है जो भाषा में झलकती है। सही। और इस जटिलता की सबसे डरावनी हद तक ले जाने वाला शब्द भी हमारी लिस्ट में है। आप कैनिबल की बात कर रही हैं? हाँ, नरभक्षी। वो इंसान जो दूसरे इंसानों का मांस खाता हो। ये शब्द हमें इंसानी व्यवहार की उस सीमा पर ले जाता है जिसे कोई भी समाज स्वीकार नहीं कर सकता। ये एक अंतिम टैबू है। बिल्कुल। एक इंसान का दूसरे इंसान को खाना, ये वाकई इंसानी व्यवहार की सबसे भयानक हद है। लेकिन व्यवहार सिर्फ ऐसे एक्सट्रीम एक्शन में नहीं झलकता, ये हमारी रोजमर्रा की भावनाओं में भी छिपा होता है। सही कहा। चलिए अब इन किरदारों के मन के अंदर झांकते हैं। हाँ, और कुछ ऐसी भावनाओं से जुड़े शब्दों को देखते हैं। बिल्कुल, क्योंकि जो हम करते हैं वो अक्सर इस बात से तय होता है कि हम महसूस क्या करते हैं। तो पहली भावना कौन सी है? पहला है कैलस। कैलस मतलब पत्थर दिल या संवेदनहीन। हाँ, वो इंसान जिस पर दूसरों के दुख का कोई असर ना हो। और जब कोई इंसान इतना कठोर हो जाता है तो शायद वो अपनी ही दुनिया में सिमट जाता है। कंसीटेड, जब हमें लगता है कि हम परफेक्ट हैं तो हम खुद को दूसरों से बेहतर समझने लगते हैं। तो ये एक चेन रिएक्शन जैसा है। कैसा? संवेदनहीनता और फिर घमंड। ये किसी भी इंसान या समाज को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। लेकिन क्या इस अंधेरे का कोई तोड़ है? क्या कोई ऐसी भावना भी है जो हमें सही रास्ते पर लाए? हाँ बिल्कुल है। और वो शब्द है कंपंक्शन। कंपंक्शन? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है पछतावा, अपराध बोध, वो चुभने वाली भावना जो कुछ गलत करने के बाद महसूस होती है। हमारी अंतरात्मा की आवाज, हमारा मॉरल कंपस। बहुत सही। और जब ये आवाज सुनाई देती है तो इंसान कुछ करता है। हाँ, और यहीं से दो और शब्द निकलते हैं। पहला कन्फेस यानी अपनी गलती मान लेना, सच को स्वीकार कर लेना। और दूसरा है कंडोन। कंडोन यानी किसी गलत काम को माफ कर देना या नजरअंदाज कर देना। बिल्कुल। तो देखिए, यहाँ एक पूरी कहानी है। एक इंसान गलती करता है, उसे कंपंक्शन यानी पछतावा होता है। वो कन्फेस यानी अपनी गलती कबूल करता है। और फिर समाज या दूसरे व्यक्ति के सामने ये सवाल होता है कि क्या उसे कंडोन यानी माफ किया जाए। वाह, मतलब भावनाएं सिर्फ अंदर नहीं रहती, वो एक्शन को जन्म देती हैं। और समाज की प्रतिक्रिया को भी। और ये भावनाएं अक्सर कला और संगीत के जरिए बाहर आती हैं। ये एक बहुत ही स्वाभाविक मोड़ है। चलिए अब देखते हैं कि ये समाज खुद को एक्सप्रेस कैसे करता है। बिल्कुल, क्योंकि जो हम महसूस करते हैं उसे हम आवाज देते हैं। हमारी लिस्ट में आवाज के 3 बिल्कुल अलग रूप है। सबसे पहला कौन सा है? सबसे पहला और सबसे प्राकृतिक है बाज।
यानी मधुमक्खियों की भिनभिनाहट। प्रकृति का एक शांत संगीत। और इस शांति के ठीक उलट है शहर का शोर, कैकोफोनी। कैकोफोनी, कर्कश ध्वनियों का शोरगुल, कोलाहल। जैसे ट्रैफिक का शोर या बाजार का हंगामा। यहाँ भी वही कैको है जो कैकोग्राफर में था, मतलब बुरा। सही पकड़ा। कैकोफोनी मतलब बुरी आवाज। तो एक तरफ प्रकृति की बज है, दूसरी तरफ इंसानी दुनिया की कैकोफोनी। लेकिन इंसान हमेशा इन दोनों के बीच एक संतुलन, एक खूबसूरती खोजता है। और वो खोज हमें तीसरे शब्द तक लाती है, कैडेंस। कैडेंस यानी लय, आवाज या शब्दों का एक लयबद्ध उतार चढ़ाव। जैसे किसी कविता को पढ़ते हुए या कोई गाना सुनते हुए जो धुन बनती है। ये कैडेंस या लय मुझे हमारे पहले शब्द कैलीग्राफी की याद दिला रही है। अरे वाह! जैसे आवाज में एक लय होती है, वैसे ही एक कैलीग्राफर की लिखावट में भी एक विजुअल लय होती है। क्या खूब कनेक्शन जोड़ा है, ध्वनि की लय और लिखावट की लय। कला अलग अलग रूपों में एक ही चीज खोज रही है, सुंदरता और व्यवस्था। लेकिन कला हमेशा सुंदर ही नहीं होती। कभी कभी वो सच्चाई दिखाने के लिए चीजों को बिगाड़ती भी है। और यहीं पर हमारा अगला शब्द आता है कैरिकेचर, यानी व्यंग्य चित्र। हाँ, जिसमें किसी की नाक बड़ी बना दी या कान अजीब बना दिए ताकि मजाक पैदा हो। ये भी कला है, लेकिन इसका मकसद सुंदरता नहीं बल्कि टिप्पणी करना है, व्यंग्य करना है। सही कहा। तो इस खंड में हमने देखा कि ये समाज कैसे आवाज को महसूस करता है, प्रकृति की साधारण भिनभिनाहट से लेकर शहर के शोर तक, और कैसे वो कला के जरिए कभी सुंदरता, कैलीग्राफी, कैडेंस, तो कभी व्यंग्य यानी कैरिकेचर को जाहिर करता है। बिल्कुल। कला चाहे सुलेख हो या कैरिकेचर, वो हमेशा किसी न किसी जगह पर बनती और दिखाई जाती है। सही बात है, जगह का हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये समाज किन जगहों पर रहता और काम करता है। बिल्कुल। भाषा ने जानवरों के बिल से लेकर इंसानों के आलीशान घरों तक हर जगह को अपना एक नाम दिया है। शुरुआत कहाँ से करें? जानवरों के घरों से। बरो, खरगोश या किसी और जानवर का जमीन में खोदा हुआ बिल। और बायर? बायर यानी गौशाला, जहां गायों को रखा जाता है। एक जमीन के नीचे, एक जमीन के ऊपर, एक जंगली जानवर के लिए, एक पालतू जानवर के लिए। भाषा कितनी बारीकी से दुनिया को बांटती है। और जब इन जानवरों की मौत हो जाती है तो उनके मृत शरीर के लिए खास शब्द है, कार्कस। कार्कस, ये शब्द हमें जीवन चक्र की याद दिलाता है। और जानवरों की दुनिया से अब आते हैं इंसानों की दुनिया में। यहाँ भी जगहों के कई रूप है। एक है छिपा हुआ स्थान, कैश। कैश, जैसे कंप्यूटर वाला कैश। मतलब वही है, छिपा हुआ, किसी गुप्त जगह पर छिपाकर रखा गया सामान का भंडार, जैसे जासूसों के हथियार या खजाना। अच्छा, और इस छिपी हुई जगह के एकदम विपरीत हैं एक आधुनिक और खुली जगह, कॉन्डोमिनियम। कॉन्डोमिनियम एक ऐसी बड़ी बिल्डिंग जिसमें हर किसी का अपना फ्लैट होता है, लेकिन कुछ जगहें जैसे पार्क या जिम सब मिलकर इस्तेमाल करते हैं। ये शब्द आधुनिक शहरी जीवन और समुदाय की बदलती परिभाषा को दिखाता है। बहुत सही। और लोग सिर्फ एक जगह रहते नहीं, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते भी हैं। यहीं पर शब्द आता है कैरावैन। कारवां यानी एक साथ सफर कर रहे लोगों का झुंड। ये शब्द सुनते ही मुझे तो सिल्क रूट और रेगिस्तान में चलते ऊंटों के काफिले याद आ जाते हैं। आज के जमाने में इसका रूप बदल गया है। हाँ, अब लोग गाड़ियों का कारवां लेकर पहाड़ों में घूमने निकल जाते हैं, लेकिन साथ मिलकर सफर करने का आइडिया वही है। और कभी-कभी सिर्फ लोग ही नहीं, नदियां भी सफर करके एक जगह मिलती हैं। उस जगह को कहते हैं कॉन्फ्लुएंस, संगम। जैसे प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम। ये सिर्फ एक भौगोलिक जगह नहीं रह जाती, ये संस्कृति और आस्था का केंद्र बन जाती है। ये दिखाता है कि इंसान कैसे प्राकृतिक जगहों को भी गहरे मानवीय अर्थ दे देता है। तो हमने बिलों और गौशालाओं से लेकर गुप्त भंडारों, आधुनिक इमारतों और पवित्र संगम तक की यात्रा की। हर जगह की अपनी एक कहानी है। और जिस तरह नदियां संगम पर मिलती हैं, उसी तरह अलग-अलग विचार और व्यवस्थाएं मिलकर समाज का ढांचा बनाती हैं। ये बेहतरीन ट्रांजिशन है। अब हम अपनी चर्चा के आखिरी और सबसे बड़े हिस्से पर आते हैं। वो बड़े आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स जो इस पूरे समाज को चलाते हैं। पहला ही शब्द बहुत वजनी है, ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी यानी नौकरशाही, अधिकारियों द्वारा चलाई जाने वाली सरकार। ये शब्द सुनते ही लाल फीताशाही, सरकारी दफ्तरों और फाइलों की ढेर की तस्वीर दिमाग में आती है। हाँ, ये एक ऐसी व्यवस्था है जो समाज में व्यवस्था लाने के लिए बनाई गई है, लेकिन अक्सर अपनी ही प्रक्रियाओं में उलझ जाती है। ये ऑर्डर और डिले के बीच का तनाव है। बिल्कुल। और सरकार की तरह व्यापार की दुनिया का भी एक विशाल ढांचा है, कंग्लोमरेट। कंग्लोमरेट
एक ऐसी बहुत बड़ी कंपनी जो अपने अंदर कई छोटी छोटी अलग अलग तरह की कंपनियों को समेटे हुए है। ये शब्द हमें आज के ग्लोबल बाजार की ताकत और जटिलता दिखाता है। ये दोनों शब्द ब्यूरोक्रेसी और कंग्लोमरेट दिखाते हैं कि कैसे समाज बड़े बड़े सिस्टम बनाता है ताकि चीजें चलती रहें। लेकिन जब ये सिस्टम फेल होते हैं या इंसानियत फेल होती है तो क्या होता है? तब हमारी लिस्ट का एक बहुत ही भयानक शब्द सामने आता है, कार्नेज। हाँ, नरसंहार। जब बड़े पैमाने पर लोगों को बेरहमी से मारा जाता है। ये शब्द युद्ध और हिंसा की उस हकीकत को दिखाता है जिसे कोई भी समाज देखना नहीं चाहता। ये व्यवस्था के पूरी तरह टूट जाने का प्रतीक है। और अक्सर इस हिंसा और संघर्ष में बचने के लिए एक रणनीति अपनाई जाती है, कैमोफ्लाज। छुपाओ या छलावरण। अपने आसपास के माहौल में इस तरह घुल मिल जाना कि दुश्मन आपको पहचान न सके। ये सिर्फ सैनिकों की वर्दी तक सीमित नहीं है, जानवरों की दुनिया में भी ये जिंदा रहने का एक तरीका है। ये धोखे, बचाओ और अस्तित्व की लड़ाई का एक बहुत ही मौलिक विचार है। हमारी लिस्ट में एक और शब्द है जो अस्तित्व की शुरुआत से जुड़ा है, कॉन्जेनिटल। कंजेनिटल यानी जन्मजात, वो बीमारी या खासियत जो किसी में जन्म से ही हो। ये हमें याद दिलाता है कि कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती, वो हमारे वजूद का हिस्सा होती हैं। बिल्कुल। और इन सभी बड़े विचारों के बीच एक आखिरी शब्द है जो हमें रास्ता दिखाता है, कार्डिनल। कार्डिनल। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है मुख्य, प्रधान या सबसे महत्वपूर्ण। जैसे हम कहते हैं कि ईमानदारी एक कार्डिनल सिद्धांत है। अच्छा। ये शब्द हमें याद दिलाता है कि इतनी सारी जटिलताओं और व्यवस्थाओं के बीच हमें ये तय करना होता है कि हमारे लिए सबसे जरूरी क्या है, हमारे बुनियादी नियम क्या हैं। तो ये सिर्फ शब्दों की एक लिस्ट नहीं थी, ये तो एक पूरी यात्रा थी। सही में। हमने कुछ किरदारों से मुलाकात की, उनकी भावनाओं को समझा, उनकी कला को देखा, उनकी जगहों को घूमा और आखिर में उन बड़े विचारों को जाना जो उनकी दुनिया को आकार देते हैं। बिल्कुल। आज की चर्चा से ये साफ है कि भाषा सिर्फ बात करने का जरिया नहीं है। तो फिर क्या है? ये दुनिया को समझने, उसे कैटेगराइज करने और उसमें अपनी जगह बनाने का एक तरीका है। हर शब्द एक औजार है और एक लेंस भी जिससे हम दुनिया को देखते हैं।